अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वॉचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। हम कहते हैं हमने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं तो इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा खित्ते के हालात और आलमी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चेंजेस हो रही हैं जिसका बिलवास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता है पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर, चाहे अफगानिस्तान की अमरीकी फ़ौज का इनखला हो या फिर अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की बात हो, अमरीका और चीन के ताल्लुकात की बात हो, उसकी कशीदगी का असर भी किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर पड़ता है और CPEC इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान की बात की जाए तो सबसे अहम मामला जो आजकल ज़ेरे गर्दिश है, अफवाहें काफ़ी सारी गर्दिश कर रही हैं, और वो मामला है अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने से मुतालिक, जिस पर वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है और वज़ीर आज़म ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट। इसके अलावा पाकिस्तान के पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है, नए ईरानी सदर ने ओहदा संभाला है, जिसके बाद पाकिस्तान को ईरान और सऊदीया के हवाले से अपनी पॉलिसी को रीथिंक करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कश्मीर के मामलात में भी बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग कंडक्ट की और इस मीटिंग में बाकी तमाम लोग तो मौजूद थे, लेकिन हुर्रियत क़यादत मौजूद नहीं थी और तासुर ये दिया गया कि हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, कैसा फैसला है ये आपकी नज़र में? जो इससे पहले की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि 27 में 27 में से 26 पे प्रोग्रेस हो गई है। इस्लामाबाद में पहले अंदाज़ा हो गया होगा कि वो शायद वो शक है जिसमें यह है कि जो शायद प्रोसिक्यूशन होनी है उन लोगों को जिनको लिस्ट में नाम UN की लिस्ट में है उनको ज़्यादा शायद उनको ज़्यादा तेज़ी से किया जाए वगैरह। अदरवाइज़ जो 27 में से 26 पे तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था पाकिस्तान को, और दूसरे हालात में कोई और मुल्क होता तो मेरा ख्याल है उसको ग्रेस मार्क्स दे के, जैसे कहते अच्छा ठीक है। सर, हमें तो पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले अगर हमने 26 नकात पर अमल दरामद कर लिया था। सर, पासिंग मार्क्स तो मिल जाने चाहिए थे, ग्रेस मार्क्स ना सही। जी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं जब ऐसे मौके पे, जब अफ़गानिस्तान में भी तब्दीली आ रही है तो वो चाहती हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान पे दबाव रहे, और ये उसका एक मज़हर है। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ कि अगर 27 में से 26 हो गए हैं और मान रहे हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंशाअल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इसके नतीजे में एक ऐसी चीज़ आएगी कि जो कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पाकिस्तान के उस पर आ जाएगा। मुझे इस पर एक कहानी याद आ गई, और वो एक कि मैं मिलने गया, तुर्की के सदर उस वक्त अब्दुल्ला गुल थे, मौजूदा सदर वज़ीर आज़म थे, तो मैंने उनको हंस के कहा कि भाई हम आपस में जब मिलते हैं कहते हैं ब्रादर, उनका अब्दुल्ला गुल नाम था, तो मैंने कहा ब्रादर तो तुम्हें कोई लेगा नहीं यूरोपियन यूनियन में, तुम ऐसे ही हाथ पाँव मार रहे हो क्योंकि तुम मुसलमान मुल्क हो। उन्होंने वैसे ही मुझे कहा ब्रादर, वो लें या ना लें, हमने तो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए हैं, और अब तुर्की जो है उसके जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो उस पर आ गए हैं और वैसे प्रोग्रेस करेगा, और उसे तुर्की ने की। तो एक और तरीका होता है कि आप डार्क साइड देखें और एक होता है आप ब्राइट साइड देखें। अब मेरी ख्वाहिश तो ये थी बहैसियत पाकिस्तानी कि ये हट जाना चाहिए था, और मैंने आपको दलील दे दी। लेकिन बाहर सूरत जैसे है, जैसे हमने ज़िंदगी पहले गुजारी है बाकी भी गुजर जाएगी, और ये कोई इतना पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं होगा। एक बात क्लियर हो गई थी पिछली दफ़ा भी कि ब्लैक लिस्ट में आप नहीं आ सकते क्योंकि उसका बहुत ही मनफी असरात होते हैं। अच्छा सर, जिन कुव्वतों का भी आपने जिक्र किया, कहीं ये उन कुव्वतों की तरफ इशारा तो नहीं है जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त सरगर्म अमल हैं? और तो इस तरह तो हमें तो ये समझ लेना चाहिए कि जब तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका या अमेरिकी फ़ौजें मौजूद रहेंगी तब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा। नहीं, पाकिस्तान में तो अमेरिकी फ़ौज अब नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि मगरिब की बहुत ताकत है,
तो मगरिब की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान को पे प्रेशर रखा जाए और जो बकौल उनके प्रोसिक्यूशन में कमी है वो पाकिस्तान पूरी तरह से करे। तो ये तो वो प्रेशर, लेकिन मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान की वजह से रखना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी क़ुव्वतें जैसे दाइश है जो बहुत वो जो मुसलमानों पे भी हमले करते हैं, अब किसी को स्पेयर नहीं करते, पाकिस्तान पे भी हमले करते हैं, और TTP के जो पुराने कई लोग थे वो दाइश में भी शामिल हो गए हैं, तो उन पर नज़र रखनी तो हमारे भी मफाद में है। लेकिन वो और दूसरा सवाल है, अगर आप पूछेंगी तो मैं जवाब दूँगा। अच्छा, कसूरी साहब ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत से मुतालिक जब मामलात का जिक्र होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क रखा जाता है। पाकिस्तान में भी 26 निकात पर अमल करने के बावजूद हम ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन जब भारत की बात होती है पूरी रिपोर्ट सामने आ जाती है कि वहाँ के बैंक्स जो हैं वो करप्शन में मुलविस थे, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे, लोगों के खिलाफ पूरे ग्रोह सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वॉच डॉग कहता है कि जब हमारे सामने तफसीलात आएंगी तो फिर देखेंगे। पाकिस्तान पर ये नजर करम क्यों नहीं होती? हाँ, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जब आप अमेरिकन कैंप में थे मुकम्मल तौर पे तो बहुत सी चीज़ें दरगुजर की जाती थी। मसलन सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हालांकि अमेरिका ज़ोर से दंदना के कह रहा था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जब भी मौका मिलता था, पाकिस्तान ने तो नहीं कभी छोड़ी अपनी ये कोशिश। उसकी वजह यह थी कि वो समझता था कि हिंदुस्तान ने जब से न्यूक्लियर धमाके किए हैं या पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उसको स्ट्रेटेजिक पैरिटी के लिए ज़रूरी है कि इस इलाके में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर हो। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उस मौके में मैं पेरिस में था, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा नहीं था, तो मेरी एक उनका जो टॉप फ्रेंच का एक इंस्टीट्यूट था उससे मुलाकात उसी वक्त थी जिस वक्त पाकिस्तान ने धमाका किया। तो ये बिल्कुल चांस मीटिंग थी, क्योंकि मीटिंग चांस नहीं थी, लेकिन ये एक्सीडेंटल था कि उसी दिन जब मेरी मीटिंग हुई थी उसी दिन हमने धमाका किया। तो मुझे पता था पहला वो यही सवाल करेगा, तो मैंने उनको कहा कि आप कोई बहुत आज थोड़े से खुश नहीं नज़र आ रहे। तो उनका नहीं, मैं खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? कि आपने धमाका किया। मैंने कहा जब भारत ने धमाका किया उस वक्त भी आपका यही ख्याल था? उन्होंने बिल्कुल बरमला कहा नहीं, भारत ने तो नहीं कहा कि वो इस्लामी बम बना रहा है, आपके तो लोग भी कह रहे हैं, आपका मीडिया भी कह रहा है कि इस्लामी बम है। तो इसमें ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे सर्कल्स हैं मगरिब में, इसकी कई वजूहात हैं, और हमारे यहाँ भी कई ऐसे सर्कल्स हैं जिनके मगरिब के बारे में बहुत रिजर्वेशंस हैं। इसमें आप तारीखी पस मंज़र में भी जा सकते हैं, एक लंबी कहानी है। अगर इस कहानी में जाएंगे तो वो फॉरेन पॉलिसी से हट के तारीख में चली जाएगी। अच्छा, तो क्रूसेड से शुरू हो जाएगी, लेकिन वो रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। आज हम बड़े कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि भारत की तरफ वो मगरिब का रवैया नहीं है जो अब पाकिस्तान की तरफ है। जब पाकिस्तान मगरिब के कैंप में था, जो कि जबकि हम सीटो, सेंटो और बगदाद पैक्ट इनके मेंबर्स थे, तो बहुत सी चीज़ों से दरगुजर किया जाता था, अब नहीं किया जाता। अच्छा कसूरी साहब, एक और बड़ा अहम मामला जो बड़ी अफवाहों का मरकज़ भी रहा, बड़ी बातें होती रही कि पाकिस्तान शायद अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने वाला है अफगानिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस फैसले के और ये जो पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है, इसको जियो पोलिटिकली आप कैसे देखते हैं और इसकी पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं फ्यूचर में? पहली बात तो ये फैसला सही है हुकूमत का, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका, कि पाकिस्तान में किसी को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। वजह वाज़ेह है। 9/11 के बाद, उस वक्त मैं तो वज़ीर ख़ारजा नहीं था, उस वक्त अब्दुल सत्तार साहब थे और वो एक डिफरेंट कहानी थी। उस वक्त पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन तैयार था। अब ये अब्दुल सत्तार साहब ने अपनी किताब में लिखा है
कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उस वक्त को 90 पॉलिटिकल लीडर्स शायद बुलाए थे, जिनमें 80 से 90% ने कहा कि अमेरिका का साथ हर सूरत में देना है। अब वो डिटेल्स पूछेंगी तो, लेकिन माजी की बात है, मैं बता दूंगा। लेकिन अब अगर आप पूछें तो 90% से ज़्यादा लोग कहेंगे कि अड्डे नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो गया है। उस वक्त अमेरिका को दुनिया की सपोर्ट हासिल थी, इस हद तक कि चीन और रूस ने भी यूनाइटेड नेशंस में तालिबान के खिलाफ अमेरिका के रेजोल्यूशन की सपोर्ट की थी। सारी दुनिया अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी, सऊदी अरब, सारी इस्लामी दुनिया सपोर्ट कर रही थी। हिंदुस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि वो अड्डे मुहैया करे अमेरिका के लिए। वो हालात ही मुख्तलिफ थे। आज के हालात में जब पाकिस्तान की 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं उस इवेंट के बाद, पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन इसके लिए तैयार नहीं। हाँ, पाकिस्तान और अमेरिका कोऑपरेट कर सकते हैं उन इलाकों में, उन एरियाज़ में जहाँ हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है। हमारा क्या मुश्तरका मौक़िफ़ है? पहली बात तो हमारा मफाद मुझे चाहिए, जहाँ हमारा मुश्तरका मफाद है। हमारा मुश्तरका मफाद मसलन ये है कि दाइश वहाँ मजबूत ना हो। अगले ही दिन आपने देखा उन्होंने बच्चियों के स्कूलों पे धज्जियाँ उड़ा दी, बच्चियाँ वहाँ फना कर दी, और औरतें जो टीचर्स थी स्कूल में। तो हमारे अभी इंटरेस्ट में ये नहीं है कि वो मजबूत हो, तो उस पर, और या हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है कि तहरीक के तालिबान पाकिस्तान वहाँ बैठ के हम पे हमले करे। अगर पाकिस्तान अमेरिका का, और मेरा ख्याल है कन्वर्जेंस, इस पे एग्रीमेंट हो सकता है कि जी हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, इस किस्म की ताकतों को उभरने नहीं देंगे जो इस इलाके का अमन तहो बाला कर देंगे। तो वो तो हमारी एक कन्वर्जेंस है, और मैं समझता हूँ कि वो उस पर कोऑपरेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए अड्डों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और तरीक़ाकार से होती है, और अमेरिका को भी पता है वो क्या तरीके हैं। अच्छा सर, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, रेफरेंस दिया आपने 2000 में जब एयर बेसिस फराहम किए गए थे अमेरिका को। एक तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ गई कि हमने माजी में ऐसा किया तो शायद हम दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अमेरिका को सुपर पावर समझा जाता है। जब हमने आंखों में आंखें डाल के इनकार कर दिया तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ हर चीज़ के नताइज हो सकते हैं। अगर हमने ना किया होता तो शायद ग्रे लिस्ट में भी ना आज होते। ये चीज़ें होती रहती हैं। पॉइंट ये है कि ये नताइज पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हमने को अमेरिका पे ऐलान जंग तो नहीं ना किया, हमने तो ये कहा है कि भाई देखिए, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो रुकेंगे नहीं। वो उनका बहरी बेड़े हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहले भी तो उन्होंने अरेबियन गल्फ से उन पे हमला किया था ना, उसामा बिन लादेन के कैंप के ऊपर। तो वो फिर उनके पास हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं इलाके के, बहरैन, कतर, सऊदी अरब, इनमें उनके अड्डे हैं, तो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। सबसे बहुत बड़े अड्डे हैं बल्कि कतर में। तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी मुसीबत, हाँ ये ठीक है कि पाकिस्तान का नेमुल बदल नहीं कोई हो सकता। पाकिस्तान के बाद दूसरा नंबर था ताजिकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान का, लेकिन रूस, और उस वक्त उन्होंने कुछ ना कुछ सपोर्ट की थी पिछली दफ़ा, लेकिन उस वक्त रूस अमेरिका के साथ था। जैसे मैंने आपको कहा 9/11 के बाद अब रूस अमेरिका से बहुत नाला है, इसलिए रूस नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पे जो मुल्क हैं जिनके उनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान है, जैसे ये अभी मैंने आपको कहा, तो ये जो ममालिक हैं ये दे सकते थे ताजिकिस्तान, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि नहीं देंगे। पाकिस्तान के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने बरमला कह दिया है कि वो नहीं दे, पाकिस्तान देगा, तो इसलिए इसको क्वेश्चन करने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती मुमकिन, जो तालिबान ने बल्कि कह भी दिया था कि जो भी उनको हवाई अड्डे देगा हम उसको एक एग्रेसिव एक्ट समझेंगे,
तो पाकिस्तान ने तो बहुत दुनिया से बहुत बातें सुनी कि आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो स्टैंड है कि जी आप अफ़गानिस्तान बाय फोर्स यानी जंगी ज़राए से अमन नहीं आएगा, बातचीत से आएगा, वो सारी दुनिया मान गई है। अब जब दुनिया मान गई तो हम तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन कर लें, वो अक्लमंदी तो नहीं है। हमें तालिबान को ये समझाना ज़रूर चाहिए कि भाई आप अफ़गानिस्तान पे अगर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करेंगे तो खाना जंगी होगी, वो तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ना अफ़गान अवाम के मफाद में। ये हम उनको एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जनाब आप अपने मुल्क में ऐसे अड्डे ना प्रोवाइड करें क्योंकि हम उसको एक एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट अफ़गानिस्तान समझेंगे, तो ये दानिशमंदी तो नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे मैंने वो कहा है एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, वो पाकिस्तान के अपने मफाद में भी हैं, जैसे मैंने आपको इंटेलिजेंस कोऑपरेशन का कहा। फिर ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो एक प्रपोज़ल आया था रिकन्स्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स रोजीज। उसका मतलब ये था कि जो इंडस्ट्री इनकरेज की जाए इन इलाकों में जो पीछे रह गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और जो इंडस्ट्री यहाँ लगे उसकी यूनाइटेड स्टेट्स में एंड ड्यूटी फ्री एंट्री हो। ये भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं, हमारे मफाद में है, अमेरिका के मफाद में भी है कि अमेरिका का यहाँ असर और रसूख भी रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक नहीं मैं 10 चीज़ें और हो सकती हैं। अच्छा कसूरी साहब, अड्डे जो है एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और वो समझता हूँ पाकिस्तान ने सही फैसला किया है। अच्छा कसूरी साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कतर का जिक्र किया। हम ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने चूँकि फैसिलिटेट करने से इनकार कर दिया है तो अमेरिका अब कतर के साथ राब्ते कर रहा है कि वो बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे कतर, क्योंकि माजी में ऐसी मिसाल मौजूद है। कासिम सुलेमानी का मामला हमारे सामने है। देखिए कतर जो है ना उनकी तो ऑलरेडी अड्डे अमेरिका के वहाँ हैं, इसलिए वो इतना बड़ा को अहम मामला नहीं होगा। हालांकि वो भी नहीं चाहेंगे आसानी से कि जनाब उन्होंने एक तरफ तो होस्ट किया तालिबान को कतर में, कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं अमेरिका की तालिबान के साथ, तो उनके पास बहरीन भी मौजूद है, ज़रूरी तो नहीं है कतर से करेंगे। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, वो वहाँ से भी हमले कर सकते हैं। अच्छा लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें जब 20 साल अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहीं, वो रह के कुछ अचीव नहीं कर सकी, तो अड्डे हासिल करके वो क्या हासिल कर लेंगी? और ये बड़ी नाकामी होगी अगर इस तरह से अमेरिकी फ़ौजी वहाँ से निकल जाते हैं। बातचीत के जरिए ही मामला हल होगा। अच्छा कसूरी साहब, अभी तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, या यूँ कह लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो बाइडन के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अभी तक बाइडन ने गवर्नमेंट में आने के बाद से रब्ता नहीं किया और सुनने में ये आ रहा है कि वो एक रिव्यू रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं है कि वो कब तक सामने आएगी, वो कौन तैयार कर रहा है, उसकी बेसिस क्या है। तो ये जो एक कशीदगी नज़र आती है हमें, दोनों ममालिक बयानात तो दे रहे हैं, बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ कहा जाता है, हमने भी जब अफवाहें सामने आई तो हमने इनकार कर दिया। कम्युनिकेशन गैप क्यों है? दोनों ममालिक आपस में डायरेक्ट राब्ता क्यों नहीं कर रहे और ताल्लुकात इस वक्त किस सतह पर है? देखिए इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हालात बहुत ख़राब हो गए थे और 2011 जो है वो गिना जाता है, उसको कहते हैं अनास और अबलीस लैटिन में, यानी कि टेरेबल ईयर। उसी साल में वो रेमंड डेविस हो गया, उसी साल में कुछ और हो गया, उसी साल में उसामा बिन लादेन को आके उन्होंने हमला कर दिया एबटाबाद के अंदर। तो हालात इतने ख़राब हुए कि पाकिस्तान ने नेटो का सप्लाई रूट बंद कर दिया था कई महीने के लिए, जब तक अमेरिका ने अपोलोजाइज। हाँ उसी साल में हमारे फ़ौजी शहीद कर दिए गए हमले में। तो हालात तो बहुत ख़राब हो गए थे ना उनके दौर में ओबामा के। और ये जितने लोग अब इक़्तिदार में आए हैं, प्रेसिडेंट बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे और इनकी जो पूरी टीम है ये प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी थी, तो इनकी जो हिस्टोरिक मेमोरी है वो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट किया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत ख़राब ताल्लुकात हुए थे। लेकिन अक्लमंदी और होश का ये मैं समझता हूँ तकाजा है कि अगर आप माजी को ही सामने रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज पाकिस्तान का कलीदी रोल है, जैसे कि
अमेरिकन सेनेट के जो बड़े मशहूर मेंबर हैं, उन्होंने अगले दिन कहा है, सेनेटर, वो दिमाग से नाम निकल गया उनका, उन्होंने कहा है कि ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तान से नहीं अमेरिका ने राब्ता किया अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, और ये बकौल उनके अमेरिका के अपने मफाद में है। तो अमेरिका की अपनी रीज़न्स हैं, पाकिस्तान की अपनी रीज़न्स हैं, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ वो जब उनके पास वक्त होगा वो फ़ोन कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर उनसे कश्मीर के बारे में जिक्र करेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, उनको कुछ नोटिस लेना चाहिए। तो ये ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनके अपने और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके पाकिस्तान में हम मनसबों से तवातुर से राब्ते हैं। ये एक सिग्नलिंग कहा जाता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और वो उनका वो ये एक सिग्नल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की, फिर वो ये भी हुआ तो बहुत ये चीज़ आम हो गई थी ना लोगों के जी पाकिस्तान, हालांकि बिल्कुल गलत है कि जी अफगानिस्तान में अमेरिका फेलियर पाकिस्तान की वजह से। कुसूरी साहब, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कुसूरी साहब, इस वक्त अमेरिका के लिए देखा जाए तो इमर्जिंग इकोनॉमी और सबसे जो बड़ी कुव्वत है वो चाइना है, जिसको डिफीट करना चाहता है अमेरिका। पिछले दिनों हमने देखा G7 कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ जिसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक मंसूबे की मंजूरी दी गई जो $1 ट्रिलियन का मंसूबा है। क्या इस मंसूबे से चाइना को डिफीट कर सकता है अमेरिका, और क्या ये मंसूबा CPEC को हिट करने के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या इसके असरात होंगे CPEC पर? इसके नतीजे में मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा जी। पहली बात तो यह है कि अमेरिका, चीन इतना आगे निकल गया है, ये जो है ना इसमें ये ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव BRI, वन बेल्ट वन रोड ओबॉर, कि उसने अफ्रीका तक उसने इन्वेस्टमेंट इस सिलसिले में, लैटिन अमेरिका तक कर दिया इन्वेस्टमेंट जाके। अच्छा, इसलिए वो को ख़तरा नहीं है, लेकिन जो अगर वाक़यातन अमेरिका और वेस्ट इन्वेस्टमेंट करें डेवलपिंग कंट्रीज, तो बुरी बात क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या अच्छी चीज़ हो सकती है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी दुनिया में। तो ये अगर ये उनकी ख्वाहिश है तो ये तो बुरी बात नहीं है। उनको अगर ये अंदाज़ा हो गया है कि जी हम सिर्फ अपनी फ़ौजें रखते थे और लोगों को डराते थे, और अमेरिका ने और चीन ने देखें क्या कमाल किया कि उसने इन्वेस्टमेंट करके अपना असर रसूख बनाया, तो हम भी करें, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन चाइना की जो असर इसलिए नहीं होगा कि जिस इलाके में चीन इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक बिल्ट इन एडवांटेज है, बिल्ट इन। वो क्या है? इसको तो पिछले 150-200 साल से किताबें लिखी जा रही हैं, यूरेशियन लैंड मास। यूरेशियन लैंड मास वो है जो मंगोलिया से शुरू हो रहा है, तो जब मंगोल्स पोलैंड तक गए थे, ये पूरा एक चटियल मैदान है, इसमें बहुत कम दरिया पहाड़ हैं, और ये एक ज़माने में जो चंगेज़ खान है पोलैंड के बॉर्डर्स तक पहुंच गया था। फिर चीनियों ने उनका मुकाबला किया, फिर ये जो रशियंस हैं इन्होंने मंगोल्स को मुकाबले में लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये इलाका ऐसा है जिसमें एक बिल्ट इन एडवांटेज चाइना को है। ये सब चीन के इर्द गिर्द के ममालिक हैं जहाँ वो बिल्ट इन ये जो हो रहा है ना ओबॉर, या ये जो इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड का, ये सारा चीन के इर्द गिर्द है। यहाँ कैसे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन अगर मुकाबला करना चाहेंगे, हाँ अगर अपना असर बढ़ाना चाहें तो एक अच्छी बात है, इसमें इस इलाके की मदद होगी, इस इलाके में डेवलपमेंट होगी। तो बड़ी, मैं तो कहूँगा ये तो नेकी की बात अगर करेंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि जी हाँ कर तो इसीलिए रहे हैं,
लेकिन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने शायद चीन से सबक सीखा हो कि चीन ने तो कमाल कर दिया कि फ़ौज एक फ़ौजी नहीं भेजा और उसका इतना इन्फ्लुएंस हो गया, तो हम तो फ़ौजें ही भेज भेज के फारिग हो गए हैं, ट्रिलियन जो डॉलर्स खर्च करते और हमारे ख़िलाफ़, तो बल्कि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है इन ममालिक में। तो अगर उनको ये चीज़ समझ आ गई है तो बुरी बात तो नहीं है। तो मैं ख़ाइफ नहीं हूँ और चीन तो बिल्कुल ख़ाइफ नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर मुकाबले में आ रहे हैं तो आ जाए, लेकिन अगर ये है कि चीन को वो कॉर्नर कर लेंगे तो उसकी आपको मैंने जवाब दे दिया है कि यूरेशियन लैंड मास जो है, जब मुकाबला हो रहा है, इस यहाँ बिल्ट इन एडवांटेज पहले रूस को था और चीन को है, और रूस चीन को दोनों को अगर आप मिला लें तो इतना बड़ा एडवांटेज है कि इस खित्ते में तो उनका मुकाबला करना डेवलपमेंट के ज़रिए मुश्किल है। लेकिन डेवलपमेंट में इस इलाके की बड़ी बेहतरी होगी अगर अमेरिका और यूरोप यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। सही। अच्छा कसूरी साहब, इस सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात में जो सर्द महरी है वो तो एक अलहदा मामला है, लेकिन इस वक्त अमेरिका भरपूर तरीके से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्या इंडिया को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पर इंडिया को अपने साथ खड़ा कर सके और मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो मकासद हासिल करना चाहता है अमेरिका खित्ते में वो हासिल कर सके? अमेरिका यही चाहता है जो आपके सवाल में मुज़मिर है बात, लेकिन क्या भारत ये चाहेगा? नंबर वन, और अगर चाहेगा तो कोई मकासद हासिल कर लेगा? दोनों का जवाब नफ़ी में है। उसकी वजह है भारत ये तो ज़रूर चाहेगा कि पूरे फ़ायदे उठाए अमेरिका से अपनी इस पोजीशन का कि जी चीन का इंडिया मुकाबला, चीन का वो मुकाबला करना चाहते हैं, क्वाड में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान के और अमेरिका के साथ। तो एक समझ लें कि अब इंडियन पब्लिक को इस गलत फहमी में भी वो डाल सकते हैं कि जी हमने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की है, लेकिन इंडिया के सर पे चीन बैठा हुआ है। सही। इंडिया ने अगर उन्होंने कोई जंग करनी है, लड़ाई करनी है, तो कुछ नेवी या क्या उसका नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो अमेरिका के नहीं ना आएंगे हिमालय के पहाड़ों में या कराकोरम में, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अगर वो अफगानिस्तान से फौजें निकाल रहे हैं तो अमेरिका को किस वजह से अपने फौजी यहाँ भेजेगा? तो इंडिया को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई वो अगर चीन से हमारा झगड़ा है तो वो तो इंडिया चाइना को खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, अमेरिका उसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। क्या लॉन्ग रन में अमेरिका ये देखेगा कि इंडिया में जो हालात अभी आपने देखे हैं, इकॉनमी नोज ड्राइव कर गई या कोरोना वायरस के बाद भी और उससे पहले भी इंडिया की इकॉनमी नीचे जा रही थी, तो फिर मिलिटरली भी चीन और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं रहा। मेरा ख्याल है कुछ 6-1 का हो गया है और इकॉनमी भी उनकी 7-8 या 7-8 गुनी बढ़ी है। तो ये तो चीन को भी अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि भारत एक हद तक ही उनके लिए मुआवन साबित हो सकता है। कश्मीर से मुतालिक जो मामलात हैं वो आपके सामने है। गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग होल्ड की मोदी सरकार ने जिसमें बाकी तमाम लोग तो मौजूद थे। कहा ये जा रहा था, इंप्रेशन ये दिया जा रहा था कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, जिसमें इसके अलावा उमर फारूक साहब भी थे। क्या आपकी नज़र में ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं? क्योंकि हुर्रियत क़यादत नहीं थी, वो तो जेलों में नज़र बंद है। तो क्या कश्मीर का स्टेटस बहाल करने की जो बातें हो रही हैं, जो कि इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जुज़वी तौर पर शायद बहाल किया जाएगा, हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता हुआ आपको नज़र आता है? पहली बात तो यह है कि अगर आप कश्मीरियों को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखें जब ये इन्होंने 5 अगस्त का एक्शन लिया है तो मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे, टेलीविज़न पे भी, अखबार वाले भी, तो मैंने कहा इन्होंने अपने ख़िलाफ़ गोल कर दिया। लोग बड़े हैरान थे, वो करते वो हो जी इसने तो कमाल कर दिया, मोदी ने सारा मामला ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा इसने तबाही मचा दी है मोदी ने, इसने तमाम कश्मीरियों को इकट्ठा कर दिया है, हुर्रियत वाले,
जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, JKLF वाले जो आज़ादी चाहते हैं, और ये पार्टीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए इलेक्शंस में हिस्सा लेती थीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उनको भी अपने खिलाफ कर लिया। तो एक मुत्तहदा महाज बना लिया अपने खिलाफ। मोदी ने कुछ हासिल नहीं किया। 2 साल के बाद इसके और बड़े फैक्टर्स हैं। अफ़गानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन, जिस तेज़ी में तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, लद्दाख के अंदर अमेरिका, चाइना का और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, और फिर ये ख़तरा कि पाकिस्तान चीन के ख़िलाफ़ कहीं इनको मुकाबला ना करना पड़ जाए मिलिटरली। कई फैक्टर्स हैं। फिर प्रेसिडेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का आना, जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जितनी मर्जी आंखें बंद करें, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो चीन के मुकाबले में यही कहता है ना जी, हम तो बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो खाक ह्यूमन राइट्स हो गया अगर कश्मीरियों को इस तरह आप दबाएंगे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रेशर डाला होगा। ये तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, आप देख लें, जो लोग मिल के भी आए हैं, महबूबा मुफ्ती ने क्लियरली कह दिया, और अब उमर अब्दुल्ला ने भी मोर और लेस डिफरेंट अल्फाज में बात कही है कि पाकिस्तान के बगैर कश्मीर का हल मुमकिन नहीं है। जब आप मुमकिनात की तरफ आएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ेगा। अभी तो ये अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो कल रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी, शायद उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन तो बाद की बात है, या आज मैं कहीं देख रहा था, बात करें जो उनकी कश्मीरियों के राइट्स को रिस्टोर करने की। तो जो आपने सवाल पूछा वो ये, हाँ, कोशिश यही है इंडिया की, लेकिन उसमें वो कामयाब इसलिए नहीं होगा कि अगर ये पार्टियां मोदी का साथ देंगी तो ये कश्मीर में बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। इससे मैं नहीं समझता। और जो बाहर निकले हैं, जो मैटर करते हैं, वो 2 बड़ी पार्टियां हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हैं। एक शेख अब्दुल्ला की पार्टी है, जिनके बाद में चीफ मिनिस्टर बने, शेख अब्दुल्ला खुद चीफ मिनिस्टर थे, फिर उनके बाद वो तो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला बने, फिर उमर अब्दुल्ला, ये 3 तो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। उधर से मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। अगर उन लोगों को भी आप कायल नहीं कर सकते, और उन्होंने आके जो बयानात दिए वाज़े हैं, और तो मेरा नहीं ख्याल है कि मोदी साहब को इसमें कोई ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कुसूरी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड नज़ीर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, लॉर्ड नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, आपने वक्त दिया। सर, मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी एक नया सियासी कार्ड खेल रहे हैं। एक मीटिंग हुई जिसमें हुर्रियत क़यादत तो मौजूद नहीं थी, लेकिन दीगर रहनुमा मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, इसका एजेंडा कुछ और हो सकता है? एजेंडा तो डेफिनेटली और है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। एजेंडा है ही डिफरेंट, और वो ये है कि मोदी की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो RSS हो या BJP, वो कभी भी कश्मीरियों के राइट्स ना तो वापस करेंगे, ना ही वो स्पेशल स्टेटस वापस करेंगे, ना ही जिन लोगों को उन्होंने जेल में रखा हुआ है उनको आज़ादी देने वाले हैं। ये सारा फ्रॉड था, ये एक मकारी थी, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि एंगेजमेंट शुरू है। और क्योंकि जो शराइत मोदी और अमित शाह ने रखे हैं वो ये हैं कि पहले जाएं तो जो बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं वो उसको ठीक करें, ताकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि बीजेपी वहां पे इलेक्शन जीते। फिर वो चाहते हैं कि जो और पेपर वर्क है उसके रिलेटेड इलेक्शन करवा के उसके बाद वो जो है वो उसका स्टेटस बहाल करने के लिए वो कुछ बताएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सारा फ्रॉड था।
इसमें मैं समझता हूं कि जो सियासतदान वहां पे गए थे, जिस तरह आपने कहा, वो तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं भी नहीं। वो लोग हैं जिनका अपने खुदगर्जी सियासत में रहने के लिए, अपने फायदे, क्योंकि इनके मरात वगैरह सारे बंद हैं, इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, इनको जेल में डाला हुआ था। ये वही हैं जो पार्टनर्स थे इस मोदी गवर्नमेंट के। तो ये सिर्फ अपनी सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए गए हैं। इसका कश्मीरियों के साथ या हुर्रियत लीडरशिप के साथ कोई तल्लुक नहीं था। अच्छा, जिस तरह से अभी कश्मीर में हालात को बदलने की कोशिश मुबैना तौर पर की जा रही है, जो किस तरह नहीं बदल सकते, जब हुर्रियत क़यादत को ये लोग जेलों से रिहा करेंगे या जो लोग नज़रबंद हैं उनकी नज़रबंदी ख़त्म करेंगे, तो क्या रेजिस्टेंस सामने नहीं आएगी? उसको फिर मोदी गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी और आइंदा हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने तो वेरी ओपनली कहा है कि वो कभी भी कोई यानी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो पॉलिटिकल और मॉरल जो सपोर्ट है वो देंगे। लेकिन कश्मीरी फील कर रहे हैं कि जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, देखें घरों को तबाह करके, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं ये ऐसे ही है जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ फिलिस्तीन के अंदर इसराइल ने जो लैंड ग्रैबिंग शुरू की हुई है, वहां पे घरों को जो है ब्लो अप किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पे लोगों को अरेस्ट करके उनको अगवा किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हिंदुस्तान भी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी ऐसे ही कर रहा है। तो उन्होंने जो 1.5 मिलियन लोगों को बाशिंदा रियासत दी है, उन वहां पे जो पुराने फौजी थे वहां पे उनको जो बाशिंदा रियासत मिली है, इसीलिए क्योंकि वो लैंड ग्रैबिंग भी करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स भी, इलीगल सेटलमेंट्स भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो फील कर रहे हैं अब मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग, वो ये है कि मसलन यूनिवर्सिटीज का कंट्रोल जो है वो दिल्ली चला गया है, वो श्रीनगर में नहीं है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कश्मीरियों को नहीं दे रहे, बल्कि वो कलकत्ता से, वो मुंबई से और दुनिया भर के दूसरे जगहों से जो लोग हैं उनको वहां पे, जो ना तो कश्मीरी जबान जानते हैं ना कल्चर जानते हैं, और फिर आपको पता है कि ये जो बकवास करते हैं वहां, ये आरएसएस बीजेपी वाले के ये गोरे रंग वाली लड़कियां हैं, जाके इनके साथ शादी करें और इनको जो है वो इनके नस्लें तब्दील करें। तो वो इस गंदी नजर से वो कश्मीर के ऊपर लॉन्ग टर्म कब्जा करने की कोशिश में है। इंतहाई मजमूम मकासद हैं उनके। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने बहुत करीब समझती है, पाकिस्तानियों की आपके साथ बड़ी एक एफिलिएशन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने जा रही है। इस फैसले को, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी इज्जत करता हूं और जाहिर है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है दुनिया भर में, मैं उनकी इज्जत और उनसे प्यार भी करता हूं। लेकिन मैं ये आपको एक बात बताऊं, एक तो जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनके राइट्स के हवाले से मैं डेफिनेटली समझता हूं कि वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं यूरोप और बरतानिया के हवाले से मैं इसके खिलाफ हूं और उसकी वजह है ये, मैं मुस्लिम लीग नून की तरह ये नहीं कहना चाहता हूं कि उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल नहीं पता। उनको शायद मसाइल पाकिस्तानियों से भी ज्यादा पता है, क्योंकि वो हर वक्त वो 10-15 जो चैनल्स हैं उसके साथ ग्लूड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी पहले हमने देखा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, तो या तो बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के घर जाके वो वहां पे जुलूस और डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, या वो जमाइमा खान के घर के बाहर जाके वो जो है वो जुलूस और वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। मुझे डर ये है कि ये जो अगर वोटिंग राइट मिलेगा तो जो लोग हैं वो और जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी लीडरशिप को इंप्रेस करने के लिए वो बड़े बड़े जुलूस निकालेंगे, झंडे लेके जाएंगे।
जिस तरह आप देखते हैं कि इल्फर्ड में और जनाब जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे ईद वाले दिन झंडे पाकिस्तान के, उसकी वजह से टेंशन हो जाती है। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि ये जो फैसला किया गया इसके पीछे सियासी मकासद हैं, और जिस तरह के महंगाई और दीगर मसाइल की वजह से पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक अगर डैमेज हो रहा है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस तरह से अपने वोट बैंक को कवर किया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को शामिल कर लिया जाए? बरतानिया में इतने वोट्स नहीं है PTI गवर्नमेंट के, क्योंकि ये मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, और आज़ाद कश्मीर की वोट जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और जो पंजाब या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो चंद 100 मिलियन भी नहीं है, a few 100,000, यानी उस तरह फायदा नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये फैसला इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट ने दिल से किया है कि बिकॉज वो उनके सोच में वो सऊदी अरेबिया को देख रहे हैं, UAE को देख रहे हैं, वो दूसरे जगहों को, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो फैसले जो होते हैं ना PTI के, वो दिल से तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं की हुई चीज, ताकि उनको पता हो कि ऑन ग्राउंड इसके जो नुकसानात क्या हैं। मैं तो सियासी आदमी हूँ, जिंदगी में मैंने कोई और जॉब करके सियासत में नहीं आया हूँ, सारी उम्र किया ही यही है। मुझे पता है ना कि हमारे लोगों की साइकी क्या है, और वो फिर उन्होंने जुलूस निकालने हैं, उसका पाकिस्तान की बदनामी होगी, वो स्ट्रीट्स पे लड़ाइयाँ होंगी, वो जनाब आप देख लेंगे कि PTI के झंडे भी और मुस्लिम लीग के भी, पीपल्स पार्टी के झंडे जो है वो सड़कों पे लड़ेंगे। मेरे ख्याल में ये बुरी बात है। अच्छा लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, बरतानिया में मौजूद नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं पहले से, और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ाओं को बरकरार रखा है, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अभी पिछले दिनों शेख रशीद अहमद साहब की लॉर्ड तारिक से भी बातचीत हुई है मुल्ज़िमान की हवालगी के मुआहदे से मुतालिक, क्या पेशरफ नजर आती है आपको? लॉर्ड तारिक के पास कोई पावर्स नहीं है, ठीक है ना जी। ये कोई इंपॉर्टेंस, ये थोड़ा सा जो इस्लामाबाद में लोग एग्जेजरेट कर देते हैं, ठीक है ना जी। इस मसले पे अगर बात भी करनी हो तो प्रीति पटेल की भी उसमें पावर्स इतनी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैसला होगा या इवन कानूनी फैसला होगा, जो एक्चुअली सिर्फ लॉ कोर्ट्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी भी उनके पास पावर नहीं है कि वो इनको यहां से डिपोर्ट करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने कुछ ये सिर्फ कहा है कि वो वापस आए, वापस आके कोर्ट में पेश होके ये दरख्वास्त दें, वहां पे बैठ के नहीं कर सकते। तो इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए जो फैसला है, और जो कानूनी जो मसले हैं उनके हदूद के अंदर ही ये बात करनी चाहिए। ठीक, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।